आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वर्ष 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ बनाने पर दिया जोर। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में जारी किया अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के दिए निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में आज भी रहेगी जारी। और प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू। कई जिलों में विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में गिरने वाले नालों के विषाक्त जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए। लखनऊ में कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयास तेज किए जाएं। उन्होंने आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कानपुर में हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के मामले बढ़ने के बीच पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं को भेजा जाना चाहिए। कई देशों में कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच हवाई अड्डों पर सुनिश्चित कराई जाए और पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। श्री पाठक ने सर्दी, जुकाम और बुखार सहित अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से विदेश यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाकर लगातार 14 दिन तक उनकी सेहत की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करने तथा कोविड प्रबंधन से जुड़े संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी बरत कर कोविड के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। श्री पाठक ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने तथा मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे से लौटे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके देश और प्रदेश में बढ़ते विदेशी निवेशकों के भरोसे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रदेश का भयमुक्त औद्योगिक वातावरण, बेहतर होती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा कारण बना है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और मॉरिशस जैसे कई देशों में प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सभी देश फरवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने के लिए तैयार हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में कल भी हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय के समक्ष अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए गए। उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने एक दिन पूर्व न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की सभी अर्हताएं पूरी करती है। इस बीच निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा पर लगी रोक उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने विश्वनाथ पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर विश्वनाथ पाल को नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। बसपा प्रमुख ने कहा कि विश्वनाथ पाल पार्टी के पुराने कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता हैं और उन्हें विश्वास है कि वे पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में सफलता अर्जित करेंगे। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज गर्ग को बिहार का संयोजक बनाया गया है। प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट और शीतलहर चलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, बरेली सहित विभिन्न जिलों में घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता में काफी कमी आई है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों का संचालन रोका गया है, जबकि कई रेलगाड़ियां काफी विलंब से चल रही हैं। वहीं राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक दिन पूर्व ही कोहरे के कारण कम दृश्यता होने की स्थिति में रात के समय बसों का संचालन नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेंगे। अयोध्या, संत कबीरनगर, एटा और मऊ में भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 10 बजे होगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय सुबह 9 बजे खुलेंगे। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरनगर में MP MLA न्यायालय ने पूर्व काजी से रालोद विधायक अनिल कुमार को वर्ष 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 15 दिन के कारावास और 100 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन चैनलों को पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाला घोषित किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक इकाई ने एक बयान में कहा था कि ये YouTube चैनल प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए निर्भया कोष योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मथुरा पुलिस ने लाल चंदन की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि लाल चंदन आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वर्ष 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ बनाने पर दिया जोर। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में जारी किया अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के दिए निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में आज भी रहेगी जारी। और प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू, कई जिलों में विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।